नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बुलेटिन में सबसे पहले देखिए 10 बड़ी खबरें 10 मिनट में। आज संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रपति अपने संबोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। सरकार की तरफ से सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों से संविधान दिवस को मनाने की अपील की गई है। सभी से कहा गया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 26 नवंबर यानी कि आज राष्ट्रपति के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें। इस समारोह में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने 2 पोर्टल तैयार किए हैं, जिसमें पहला ऑनलाइन माध्यम से संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से जुड़ा हुआ पोर्टल है और दूसरा संसदीय लोकतंत्र पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ पोर्टल है। खबर है कि कांग्रेस सेंट्रल हॉल में होने वाले इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी। आपको बता दें कि औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अपनाया गया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया था। भारतीय जनता पार्टी आज से संविधान दिवस अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी का यह अभियान 6 दिसंबर तक देश भर में चलेगा। इस अभियान के तहत बीजेपी सभी राज्यों के जिला मुख्यालयों में यात्राएं निकालने के साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। संविधान गौरव अभियान की मणिपुर से शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस अभियान को चलाएंगे। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान 12 दिनों तक चलेगा। इसमें सांसद और विधायक भी शिरकत करेंगे। इस अभियान के दौरान बीजेपी देश भर में 75 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। बीजेपी का कहना है कि केंद्र में मोदी सरकार आने से पहले तक देश में संविधान तो था, लेकिन मोदी सरकार ने संविधान में सामाजिक, आर्थिक न्याय की समानता और अवसर की समानता लिखी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज बहुजन महापंचायत रैली का आयोजन किया जाएगा। संविधान दिवस के दिन होने वाली इस रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। दावा किया जा रहा है कि लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में होने वाली इस रैली में पूरे प्रदेश से लोग शामिल होने के लिए आएंगे। आज रैली में शामिल होने वाले लोगों से सत्ता से बीजेपी को हटाने और संविधान को बचाने की शपथ दिलाई जाएगी। इस रैली का आयोजन बीजेपी की पूर्व सांसद और संविधान बचाओ अभियान चलाने वाली सावित्रीबाई फुले कर रही हैं। सावित्रीबाई फुले ने कहा है कि बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में किया जाएगा। अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिवार के लोग भी शामिल होंगे। आज संविधान दिवस के दिन यूपी में कांग्रेस अपने सदस्यता महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है। यूपी में कांग्रेस का ये कार्यक्रम 15 दिनों तक चलेगा। कांग्रेस का दावा है कि वो इस मुहिम में 1 करोड़ नए लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ेगी। कांग्रेस एक परिवार नए सदस्य 4 नारे के साथ अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक संविधान दिवस मनाएगी। इसके तहत हर विधानसभा में न्याय पंचायत और वार्डों के आधार पर 5 सदस्यीय टीमों का गठन किया गया है। हर सदस्यता टीम प्रतिदिन 25 नए सदस्य बनाएगी। इसके लिए कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए नंबर पर हर सदस्य को मिस कॉल करना होगा। इस सदस्यता अभियान के तहत गाँवों, बस्तियों, वार्डों में चर्चा और रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान की भी चर्चा की जाएगी। शहरों के प्रमुख बाजारों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर जाकर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। महिला कॉलेज के सामने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ बैनर के तहत प्रियंका गांधी का संदेश भी लोगों तक पहुँचाया जाएगा। आज किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की भीड़ बढ़ने लगी है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान दिल्ली बॉर्डर पर जुटने लगे हैं। वहीं इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से गाजीपुर बॉर्डर पर दोबारा बैरिकेडिंग की गई है और जवानों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। सरकार की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किसान एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे किसानों ने साफ कर दिया है कि वो अभी बॉर्डर खाली करने वाले नहीं हैं। किसानों ने ये साफ कर दिया है कि 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वो अपने पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक ही विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 27 नवंबर को बैठक होगी और हम आगे की योजना बनाएंगे।
29 नवंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का आयोजन होगा। किसान संगठन इस बात पर अड़े हुए हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान रोज 500 किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर संसद तक मार्च करेंगे और अपना विरोध जताएंगे। आज दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक इस विशेष सत्र में किसानों से जुड़े 3 अहम संकल्पों को विधानसभा में रखा जाएगा। दिल्ली विधानसभा का यह विशेष सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा। एक दिन के इस विशेष सत्र का मुद्दा किसानों पर केंद्रित होगा। इसमें 3 संकल्प प्रस्ताव लाए जाएंगे। सूत्रों की माने तो दिल्ली दिन ही विशेष सत्र बुलाकर किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती है। हालांकि विपक्ष विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए तैयार है। विपक्ष का कहना है कि दिल्ली सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में जनता के मुद्दों पर न तो बात करती है और जब वो बात करना चाहते हैं तो हमें मौका भी नहीं दिया जाता। राजस्थान में नई कैबिनेट बनने के बाद हाल ही में गहलोत सरकार में पंचायती राज मंत्री बने राजेंद्र गुढ़ा अब अपने बयान को लेकर चर्चाओं में हैं। गुढ़ा मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र में आए तो यहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने विवादित बयान दे दिया। बताया जा रहा है कि यहां लोगों ने सड़क बनाने की मांग की थी। इसी दौरान गुढ़ा ने कहा कि मेरे इलाके में कैटरीना कैफ के गालों जैसी सड़कें बननी चाहिए। कैटरीना कैफ क्या गाला जाएगी सड़क बननी चाहिए। कैटरीना कैफ क्या गाला जाएगी सड़क बननी चाहिए। कैटरीना कैफ क्या गाला जाएगी सड़क बननी चाहिए। आपको बता दें कि मंत्री के बयान का ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। मंत्री गुढ़ा मौके पर अधिकारियों को अपने इलाके में विकास के कार्यों और योजनाओं को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में पहुंचने पर गुढ़ा का जगह जगह स्वागत भी किया गया, लेकिन गुढ़ा के इस बयान से सीएम अशोक गहलोत नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी न तो मंत्री को करनी चाहिए और न ही मुख्यमंत्री को। असम मिजोरम विवाद को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ चली 2 घंटे की बैठक को सौहार्दपूर्ण करार दिया। अधिकारियों ने कहा कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद अपनी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बैठक की है और इस बैठक में दोनों सरकारों ने अपनी अंतर्राज्यीय सीमा पर बाढ़ में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। दोनों राज्यों के बीच की सीमा पर जुलाई में हुई हिंसा में असम पुलिस के 5 कर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई थी। आज अयोध्या में एक बड़े सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम अयोध्या के जीआईसी मैदान में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में 35 से 40 हजार लोगों के शामिल होने की भी संभावना है। कार्यक्रम में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी और राज्य मंत्री मन्नूलाल कौरी भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम की खास बात यह रहेगी कि इसमें 126 मुस्लिम युवक और युवतियों का निकाह भी कराया जाएगा। वहीं अयोध्या जनपद से 1472, बाराबंकी से 304, सुल्तानपुर से 806, अंबेडकर नगर से 315 और अमेठी से 611 जोड़ों ने अभी तक विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। अयोध्या में होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन श्रम विभाग की तरफ से किया गया है और ये पहला मौका है जब यहाँ इस तरह का कोई आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में सेना का शौर्य, पराक्रम और साहस देखने को मिल रहा है। खबर है कि आज इस युद्धाभ्यास को देखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जैसलमेर पहुंच सकते हैं। आज इस सैन्य अभ्यास का आखिरी दिन है। इस मौके पर करीब 400 पैराट्रूपर्स एक साथ पैरा जंप करेंगे। इस सैन्य अभ्यास में करीब 30,000 से ज्यादा जवान हिस्सा ले रहे हैं। इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, आईसीजी और नेशनल इंटेलिजेंस संयुक्त रूप से शामिल हो रही है। इस वॉर एक्सरसाइज में हल्के लड़ाकू विमानों के अलावा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सैन्य अभ्यास में सेना की पैदल, आर्म्ड और डिफेंस सहित सभी आर्म्स हिस्सा ले रही है। इस वॉर एक्सरसाइज में एयर स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कम से कम समय में दुश्मनों को करारा जवाब दिया जा सके। साथ ही उनके स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर भी कब्जा किया जा सके। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। मोहन भागवत ने कहा कि देश का विभाजन कभी ना मिटने वाली वेदना है। ये वेदना तभी मिटेगी जब विभाजन निरस्त होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें खंडित भारत मिला है, अब खंडित भारत को अखंडित भारत बनाना है। ये बड़ा एक बयान दिया है मोहन भागवत ने। विभाजन
मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। ये हमारा कर्तव्य बनता है हम सबका। भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान से बंधे हैं। उनको सारी जनता को संभाल कर ले जाना है। आज की वास्तविक परिस्थिति का भान उनको रखना होता है। सब लोगों को, दुनिया के सब लोगों में भी मेलजोल रख के चलना पड़ता है। उनको भी 14 अगस्त को ये कहना पड़ता है कि इस अध्याय को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। हमारा अस्तित्व दुभंग होके चल नहीं सकता, क्योंकि मेरा अस्तित्व भारत के अस्तित्व के साथ है। मैं एक कुटुंब का हिस्सा हूं, वो कुटुंब एक समाज का हिस्सा है, वो समाज भारत का हिस्सा है। भारत दुभंग है तो वो समाज दुभंग है, मेरा परिवार दुभंग है। मैं अपने आप में, अंग्रेजी में कहते हैं शिजोफ्रेनिक हो गया। उसके जो जो दुष्परिणाम होते हैं सब मुझे भुगतने पड़ते हैं। इन सबको ठीक करना है तो हमको जो खंडित हुआ उसको फिर से अखंड बनाना पड़ेगा। ये अपना राष्ट्रीय, धार्मिक, सब प्रकार से कर्तव्य है। मानवीय कर्तव्य भी यही है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बड़ा दावा सामने आया। नारायण राणे ने कहा कि मार्च में महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार बन जाएगी और राणे ने महाराष्ट्र के माहौल को लेकर कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए वहां ऐसा माहौल है। मार्च में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बदलाव देखने को मिलेगा। तो देखिए, एक बड़ा बयान इसे कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री हैं, और दावा क्या कर रहे हैं सुनाते हैं आपको भी। जल्दी से जल्दी बीजेपी सरकार मार्च में आ जाएगा और आपको अपेक्षित बदलाव दिखाई देगा। मार्च में कैसे मान रहे हैं सर? मार्च में कैसे? मार्च में बीजेपी गवर्नमेंट कब तक आने की बात कर रहे हैं आप? आपका अंदाजा बोलो तो मैं बोल देता हूँ। आपने फील्ड वर्क कर रखा है, इसलिए आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। बेहतर, मगर जो कुछ बात मेरे अंदर की है वो बाहर अभी नहीं निकलना चाहता है। सरकार गिराना होता है या नहीं, नया सरकार बनाना होता है तो कुछ बात सीक्रेट रखनी पड़ती है। और ये ऐसे जगह इस हम बोल देवे तो फिर और एक आधा महीना बढ़ जाए। आपने कहा कि मार्च तक आएगी बीजेपी गवर्नमेंट, ऐसा लगा शायद आपने भी बोला। मैंने वैसा, वो हमारे अध्यक्ष ने बोला, चंद्रकांत पाटिल साहब ने बोला, तो उनका जो जबान से निकला है वो सही होना चाहिए, इसलिए हम कोशिश करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और गुरुवार को सिद्धू ने कहा कि अगर चन्नी सरकार ने ड्रग्स और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि नशे की वजह से लाखों नौजवान बर्बाद हो गए, लाखों लोग राज्य छोड़कर चले गए, और ऐसे में नशे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना अहम है, और अगर ये नहीं होती है तो फिर भूख हड़ताल। जे सच्चा मां दा जणिया ते ओ इंसाफ जरूर दवाई। ते मैं अज तुहानू कहना, जे ये रिपोर्ट ना खोली पंजाब सरकार ने ते नवजोत सिंह सिद्धू अपनी देही दां दे उत्ते लाओ, मरण वर्त दे उत्ते जाओ जाओ। कहता तुहानू जे रिपोर्ट पंजाब सरकार ने ना खोली, मैं क्या ये पता लगे, मैं कहना ये पता लगे कि पिछला मुख्यमंत्री 4.5 साल ते सुता क्यों पिया रहा, ये पता लगे। तो कभी कभी सिद्धू के बयानों से पता नहीं चल पाता कि वो सत्ता पक्ष में है या फिर विपक्ष में है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू में पुलिस ने पाकिस्तान के रास्ते आई नशे की बड़ी खेप जब्त की और पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान हेरोइन के 52 पैकेट जब्त किए हैं। एक ट्रक से नशे की बड़ी खेप बरामद की गई है और इसकी कीमत 262 करोड़ के करीब आंकी जा रही है।
इसके साथ ही पुलिस ने एक युवक को भी पकड़ा है। हालांकि ट्रक का ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया और नशे की ये खेप जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रही थी। बताया जाता है कि पिछले कुछ सालों में ये नशीले पदार्थ की सबसे बड़ी खेप है। 52 पैकेट हेरोइन के जब्त हुए हैं और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने। युवाओं को वर्गलाने के साथ पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे की लत भी लगाई जाए। ये बहुत बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। 52 हीरोइन के पैकेट बरामद हुए एक ट्रक से। ये ट्रक जम्मू से कश्मीर की ओर जा रहा था, लगता है हरियाणा या पंजाब की तरफ से आ रहा था। और इस ट्रक में ये 52 हीरोइन के पैकेट थे। दोमेल के पास नाका पार्टी ने इस ट्रक को रोका। पहले उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब पूरी तरह से ट्रक को खंगाला गया, एक कैबिन में से ये चीजें बरामद हुई हैं। इनसे जो भी मनी जनरेट वो टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरी अगर हीरोइन की कीमत देखी जाए तो 262 करोड़ के करीब है। कहा जाता है कि पिछले कई सालों में सबसे बड़ी बरामदी अभी तक सुरक्षा बलों को हुई है। आप देखिए किस तरीके से जो ये ओपियम कल्टीवेशन अफगानिस्तान में होती है, जब से तालिबान का कब्जा हुआ है तब से ओपियम कल्टीवेशन में काफी बढ़ोतरी हुई है। और जो ओपियम वहां बनता है उसको पाकिस्तान भेजा जाता है और पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए उसे जम्मू कश्मीर या पंजाब में भेजा जाता है। देखिए किसी भी अगर रियासत की अगर देखें रीढ़ की हड्डी या किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी जो होती है तो वो युवा होते हैं। उस रीढ़ की हड्डी को पूरी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से जो भी जरा सिंपैथी रखते हैं पाकिस्तान की तरफ, एक बार देख लें कि किस किस्म की चीजें पाकिस्तान बेच रहा है। ये कोई मिठाइयां नहीं बेच रहा, ये कोई हॉर्लिक्स नहीं बेच रहा, ये कोई चॉकलेट नहीं बेच रहा, ये हेरोइन बेच रहा है ताकि आने वाली नस्ल पूरी तरह से खराब हो। हमने देखा है कि पंजाब में किस तरीके से उन्होंने नस्ल को खराब कर दिया है, पूरी तरीके से लोगों को ड्रग्स की लत लगा दी है। वही कोशिश उनकी है जम्मू कश्मीर में, ताकि एक बार ड्रग्स की लत लग जाए और उसके बाद उनको वर्गलाकर आतंकवाद की ओर धकेल दें। यही एक पूरी पाकिस्तान की साजिश और पूरी कोशिश है। और देखिए किस तरीके से हमारे बहादुर पुलिस के जवानों ने इस कोशिश को विफल किया है। इस ट्रक को पकड़ लिया है। एक आदमी जो हरियाणा का रहने वाला है उसे पकड़ लिया गया है, लेकिन ड्राइवर कहते हैं कि उस समय भाग निकला था जब इस ट्रक को उन्होंने पकड़ा था। इस समय पुलिस की पूरी कोशिश है इन्वेस्टिगेट करने की, ये कौन सा ड्रग सिंडिकेट है जो काम कर रहा है, जो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है और उसके यहाँ पे साथी हैं, कैसे ड्रग्स यहाँ आती है और कहाँ जानी है और ये पैसा किसको मिलने वाला था। क्योंकि लगातार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उनका क्रैकडाउन जो है ऐसे तत्वों के अगेंस्ट चल रहा है। पूरी कोशिश है कि जो आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ दिया जाए ताकि हमारे युवाओं की जान बच सके और एक बार फिर से माओ के चेहरे पर वो खुशी नजर आए। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ न भारत के लिए। कोरोना वायरस एक बार फिर देश को डराने लगा है और एक बार फिर देश में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। देहरादून के कुछ इलाकों में 11 आईएफएस अधिकारियों के पॉजिटिव आने के बाद अब लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका में सामने आए नए स्ट्रेन ने खतरे की घंटी बजाती है। अगर आपने मास्क लगाना छोड़ दिया है तो सावधान। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से नहीं बचते तो सावधान। अगर आप कोविड प्रोटोकॉल भूल गए हैं तो सावधान। सावधान इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस ने एक बार फिर रिवर्स गियर डाल लिया है। देश के अलग अलग इलाकों से सामने आ रहे आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। देहरादून में 11 आईएफएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालात को देखते हुए देहरादून के कुछ इलाकों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। एफआरआई, तिब्बती कॉलोनी और सहस्त्रधारा रोड इलाके में लॉकडाउन घोषित किया गया है। डीएम ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। लॉकडाउन जोन के भीतर सारी गतिविधियां बैन की गई हैं। देश के उत्तरी राज्यों से लेकर दक्षिणी राज्यों तक कोरोना ने डरा दिया है। कर्नाटक में एक मेडिकल कॉलेज के 66 स्टूडेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में कोरोना के नए नए मामले सामने आने लगे हैं तो दुनिया के कई देशों में एक बार फिर कोरोना तेजी से बढ़ने लगा है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से हड़कंप मच गया है। साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO इसको लेकर अलर्ट हो गया है और इसने संकट से निपटने पर चर्चा की है। एक जानकारी के मुताबिक B11529 नाम के नए वेरिएंट में असामान्य तौर पर बड़ी संख्या में म्यूटेशन होते हैं। इस वेरिएंट के बारे में अनुमान है कि ये किसी HIV एड्स रोगी जिसका इलाज ना हुआ हो से विकसित हुआ है। इसके पुराने संक्रमण के दौरान विकसित होने की आशंका बनी हुई है। हालांकि अभी यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इस स्तर पर यह कितना संक्रमण फैला सकता है।
कुछ समय तक इसकी बारीकी से निगरानी और विश्लेषण किया जाना जरूरी है। अब साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद केंद्र सरकार भी अलर्ट है। केंद्र सरकार ने कोविड के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए राज्यों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक खत लिखा है। खत में बोत्सवाना में 3 मामले, दक्षिण अफ्रीका में 6 मामले और हांगकांग में 1 मामले में कोरोना के नए वेरिएंट B11529 का पता चलने की जानकारी दी गई है। इससे साफ है कि तीसरी लहर का खतरा तेजी से मंडराने लगा है। अगर कोरोना को लेकर ढील बढ़ती गई तो वायरस एक बार फिर अपना कहर दिखा सकता है। इसलिए जरूरी है कि मास्क पहने और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें ताकि कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापसी करेंगे।